हेलो एवरीवन, आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ आज के इस वीडियो में 30 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ विज्ञान के पूरे बुक में से, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। और इस बार भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। यार लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, क्या जा रहा है। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए, तो लाइक तो कर ही देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर पूछा गया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 हर तरीके के नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, देखो द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है। जैसे एक उदाहरण देना है, उदाहरण में आप सिर्फ रिएक्शन लिखोगे तो भी चल जाएगा। जैसे ये मेरा क्या है, बेरियम क्लोराइड है, और ये मीडियम क्या है, Na2SO4 है। तो क्या हुआ, ये जो बेरियम है और ये जो सल्फेट है ये आपस में आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है और ये सोडियम है ये आपस में आ जाएंगे। तो दो चीजों की अदला बदली हुई, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हमें बस एक उदाहरण देना था। ठीक है, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अपक्षेप, ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये जो रिएक्शन है ये अवक्षेपण क्रिया अभिक्रिया का भी रिएक्शन है। और ये जो BaSO4 है ये एक सफेद अपक्षेप है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, नमक। कह रहे हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। देख रहे हैं, कह रहे हैं जिन ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा निकलना और ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा अवशोषित करना। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्मा छेपी या फिर इसको दहन भी कहा जाता है। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे ये प्राकृतिक गैस क्या होती है, मीथेन होती है, CH4। दहन का मतलब जलाना प्लस O2। तो क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हमें पानी मिलेगा। ठीक है, और हमें थोड़ी सी ऊष्मा भी मिलेगी। जब ऊष्मा निकलती है तो हम उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए N2 + O2 हमें दे रहा है 2NO, यहाँ माइनस ऊष्मा लगा रखा है। माइनस का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है, प्लस का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा निकल रही है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो के ऊपर दोबारा देखें। चैप्टर वाइज मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करा रखा है। चैप्टर वाइज में NCERT के क्वेश्चन करा दिए हैं, चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है, चैप्टर वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, सब कुछ करा रखा है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वीडियो लिस्ट डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना है वीडियो के एंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण। ठीक है, संचारण हर साल आने वाला प्रश्न है। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु की वस्तु है उसे हम कई दिनों तक नमी में, वायु में, पानी के या संपर्क में जब वो रहता है तो संचारित हो जाती है। देखो, जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी भी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाता है तब यह संचारित कही जाती है। और ये जो प्रक्रम है, ये जो प्रक्रिया है, संचारण कहलाती है। लोहे की स्थिति में इसे क्या कहते हैं, जंग लगना। ये जैसे हथौड़े के ऊपर क्या लग गया, देखो जंग लग गया। ठीक है, देखो उदाहरण दे रहा हूं, लोहे पर जंग लग जाता है। जंग मुख्यतः जलीय आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, जंग का सूत्र क्या बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, Fe2O3.H2O होता है। संचारण लोहे की वस्तुओं को संग्रह होने पर ना, जब संचारण होगा लोहे की वस्तुओं पर तो उसको वो दुर्बल बना देगा। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, ट्रक्स होते हैं, ट्रॉली होती है, ट्रॉली पड़ी रहती है कई दिनों तक, बरसात में भीगती है, और कुछ दिन बाद साइड से वहां पर ना जंग लग जाता है। और जंग लगता है तो वहां की जो धातु है वो पिघल के गिर जाती है।
तो बहुत खतरनाक चीज होती है जंग लगना। अगला जो टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? जो भी खाद्य पदार्थ जो तेल में बनते हैं, जो वसा में बनते हैं, ठीक है, अगर उनको हम खुली अवस्था में छोड़ दें, वायु के संपर्क में पड़ी रहेंगी, तो कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद उसका जो कुरकुरापन है, उसका स्वाद जो है और उसका जो गंध है वो चला जाता है। ठीक है, वो बेस्वाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, वो उपचयित हो गया है इसी वजह से। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, वसा तथा तेल को लंबे समय तक रखने पर इनका उपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन हो जाता है, जिस कारण इनकी गंध, स्वाद परिवर्तित हो जाता है। वसा तथा तेल के उपचयन का यह प्रक्रम विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण, आलू की चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। आपने लेस खाया होगा, कुरकुरा खाया होगा ना, करकरे खाया होगा, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ये बनते हैं इनसे, और इनमें जो हवा भरी होती है वो वायु, ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है, ताकि उसका जो कुरकुरापन है वो बना रहे। आप देखते हो ना, ये जो पैकेट में जो लेस कुरकुरा जो भी बना है ना, चिप्स आलू के, वो बहुत पहले बने होते हैं और उसको हम कितने बाद में हम खाते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो इसे जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, कह रहे धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। ठीक, धोने के सोडे की बात करें, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, कांच, साबुन, कागज को बनाने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। अब अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, खाने के सोडा का क्या उपयोग है? प्रति अम्ल, जब हमारा पेट दर्द करता है, पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम क्या खाते हैं? खाने का सोडा खाते हैं, बेकिंग सोडा खाते हैं। उससे हमारा पेट का जो पीएच लेवल है उसको वो बैलेंस करता है और फिर हमारा दर्द कम होता है। औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। भोज्य तथा पेय पदार्थों में योगात्मक के रूप में जो भी खाना बनता है, खाने के स्वाद को बढ़ाने में, कभी क्या, ठीक है, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनता है उनमें भी इसका उपयोग होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, देखो रिपीट मोड में पूछा जाता है, छाट छाट के लाया हूं भाई, पूरा वीडियो देखना नहीं तो बाद में पछताओगे। क्या होता है, ठीक है, ऐसा प्रश्न हर साल आता है, क्या होता है करके, जब बुझे हुए चूने को अमोनियम क्लोराइड के साथ उबाला जाता है। देखो ये हमारा बुझा हुआ चूना है और ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है। जब इसे हम उबालेंगे हमें क्या मिलेगा? CaCl2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? NH3 मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। सिर्फ रिएक्शन लिखना है, और ये रिएक्शन याद नहीं होती है, इसे कॉपी में 3 बार 4 बार आप लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपके मन में याद आ जाएगा, और जब लिखने लगोगे ना पेन ऑटोमेटिकली चलता है। तो इसे बोल के याद नहीं करना, लिख लिख के याद करना है। अगला है, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाती है तो क्या होता है? ये जिंक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगला है, विरंजक चूर्ण की अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? ये हमारा विरंजक चूर्ण है, CaCl2। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स में आ जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए, CaCl2। इसको जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CaCl2, H2O और क्लोरीन। अगला अगला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? समीकरण सहित लिखिए। ठीक है, समीकरण भी लिखना है, कितनी बार पूछा गया है। देखो, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम कॉपर का तार डालते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, इस पे हमने क्या मिला दिया? कॉपर डाल दिया। ठीक, जैसे आप कॉपर डालोगे, कॉपर जो होता है सक्रियता श्रेणी में इस Ag से ज्यादा ताकतवर है, और ताकतवर इंसान कमजोर को उठाकर फेंक सकता है और उसकी जगह पे वो आ सकते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो ये कॉपर क्या करेगा, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में Ag से ऊपर है, तो ये आएगा Ag की जगह पर। ठीक है, और क्या बनेगा? CuNO2 बना देगा और Ag अलग हो जाएगा। और देखो इसको इसमें ये तोड़ देगा। ठीक है, देखो
यहाँ सक्रियता श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने तत्व से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः यह AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया करता है। ये रिएक्शन लिखना है। और इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। इसमें कौन सा आयन विद्यमान होता है? क्यूप्रिक आयन। इसी के कारण इसका जो रंग होता है वो परिवर्तित हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, सिंपल, आराम से बन गया। अगला प्रश्न है, गालक धातुमल किसे कहते हैं? देखो कितनी बार पूछा गया है। ठीक, गालक देखो पदार्थ जो धातु में विद्यमान अगलनीय अशुद्धियों को, ठीक है, जो गलती नहीं है, अगलनीय अशुद्धियों को गला कर, अशुद्धियों को गलाकर अविलय पदार्थ के रूप में पृथक करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं, गालक कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। अम्लीय गालक का एक उदाहरण है SiO2 और क्षारीय गालक का उदाहरण है CaO। ठीक है, उदाहरण भी मैंने दे दिया है। अब हम बात करेंगे, देखो अम्लीय गालक अगलनीय क्षारीय अशुद्धियों को गलाकर, अम्लीय गालक कब लिया जाता है? क्षारीय वाले के लिए। और क्षारीय गालक कब लिया जाता है? अम्लीय वाले के लिए। अम्लीय गालक अगलनीय क्षारीय अशुद्धियों को गलाकर धातुमल रूप में पिघली धातु से पृथक कर देता है। जैसे SiO2 अगलनीय क्षारीय अशुद्धि CaO से क्रिया करके CaSiO3 धातुमल के रूप में पृथक कर देता है। ठीक है, ये देखिए CaO है, ये SiO2 है और ये बन गया। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। और ये हर साल आ जाता है, खनिज, अयस्क और गैंग, हर साल आता है। और ये प्रश्न जब मैंने खुद बोर्ड एग्जाम दिया था ना, तो ये आया था। और आपको पता है विज्ञान में मेरे ज्यादा नंबर आए थे मैथ से भी, फुल मार्क्स मेरे आए थे विज्ञान में क्लास 10th में। ठीक है, हालांकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, आपको पता ही होगा, लेकिन मैथ से भी ज्यादा नंबर मेरे विज्ञान में थे। सारे क्वेश्चन करके आया था मैं। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ठीक है, हर साल आने वाला प्रश्न है, खनिज। तो देखो भूपर्पटी आप जानते हैं, जमीन वगैरह जो भी है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज, जैसे अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं। अयस्क क्या होता है? उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से, वो खनिज जिनसे आसानी से धातुओं का निष्कर्षण यानी कि धातु की सफाई की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क को अंग्रेजी में और कहते हैं। जैसे लेड का अयस्क गैलेना होता है। ठीक है, लेड का अयस्क, लेड मतलब Pb, उसका क्या होता है? गैलेना। गैंग क्या होता है? गैंग का मतलब अशुद्धि। गैंग का मतलब क्या हुआ? अशुद्धि। ये मत सोचना यार 4-5 बंदों का ग्रुप आ गया गैंग, वो गैंग नहीं। गैंग का मतलब यह अशुद्धि से है। जब कभी अयस्क का भूखनन होता है तो खनिज अयस्क बालू, चट्टानी पदार्थों से संदूषित होते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आगे बढ़ते, साबुन की सफाई की कार्यविधि हर साल आ जाता है एग्जाम में। साबुन कैसे सफाई की क्रिया करती है? देखो, जो मैंने ये कपड़ा पहन रखा है, अब हमारा जो कपड़ा गंदा होता है, इधर से गंदा कॉलर, और जो हमेशा मैला होता है वो देखना तेलीय रूप में होगा, चिपचिपा होगा। कभी आपने मैला देखा है कि अगर आपके ऊपर धूल लगी, आप ऐसे करते हो साफ हो जाता है ना? लेकिन जो गंदगी होती है, एक्चुअल गंदगी, वो तेलीय रूप में होती है, वो जाती नहीं है ऐसे रगड़ने से, ऐसे करने से जाती है, नहीं जाती है। अगर आपके ऊपर धूल लगेगी, ऐसे करोगे गिर जाएगी, साफ हो जाएगा, ऐसे करोगे साफ हो जाएगा कपड़ा। लेकिन गंदगी जो होती है वो तेलीय रूप में होती है। कपड़ों में गंदगी सामान्यतः तेलीय पदार्थ के रूप में अवशोषित रहती है। इसे जल से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि
तेलीय गंदगी जल के साथ भली भांति मिश्रित नहीं होती है। सिर्फ पानी से धोके से तुम नहीं हटा सकते, ठीक है, क्योंकि इससे उसके साथ वो मिश्रित नहीं होती है। परंतु जब एक गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डाला जाता है ना, तो गंदगी तथा चिकनाई स्वयं ही साबुन के जो अणु के हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन घटक से जुड़ जाते हैं। और साबुन का जो आयनिक सिरा होता है, कौन होता है? CONA, जो जल के अणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। हाइड्रोकार्बन घटक को गंदगी के साथ कपड़े की सतह से दूर धकेल देता है तथा कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। आयनिक सिरा उसके साथ जुड़ जाता है और जैसे हम रगड़ते हैं वो फिर बहल अलग हो जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। यह है सिंपल सफाई विधि। अगला प्रश्न है, साबुन तथा संश्लिष्ट अपमार्जक में अंतर बताइए। एक ये साबुन है और दूसरा हमारा संश्लिष्ट अपमार्जक है, इनमें क्या अंतर है? तो देखो, साबुन क्या होता है? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, ठीक। साबुन में उपस्थित आयनिक समूह कार्बोक्सिलेट समूह COONA होता है, ठीक। और संश्लिष्ट अपमार्जक क्या होता है? संश्लिष्ट अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक में उपस्थित आयनिक सल्फोनेट समूह SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव या सल्फेट समूह SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है, ठीक। ये मेन चीज है। साबुन कठोर जल के साथ धुलाई करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कठोर जल का मैं उदाहरण दूं, जैसे तालाब का पानी कठोर जल हुआ, ठीक है। लेकिन संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल के साथ भी धुलाई करने के लिए उपयुक्त होते हैं। आपने देखा होगा जो धोबी होते हैं वो तालाब में कपड़े धोते पटक पटक कर, तो वो साबुन से नहीं धोते, वो डिटर्जेंट से धोते हैं। डिटर्जेंट जब आप सिंपल पानी में भी घोलोगे तो झाग देगा और कठोर जल में भी वो झाग देगा, ठीक है। तो डिटर्जेंट का उपयोग करके हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पानी कठोर है और कौन सा पानी नॉर्मल है, ठीक। सभी साबुन जैव निम्नीकरणीय होते हैं तथा जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन कुछ संश्लिष्ट अपमार्जक जैव अनिम्नीकरण होते हैं और जल को प्रदूषण करते हैं, ठीक है। साबुन वनस्पति तेलों या जंतु वसा से बनाए जाते हैं और संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले, पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, ठीक। साबुन की शोधन क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है और इसकी क्या होती है? शोधन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये मैंने 5 अंतर लिखा है। कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम में 4 अंतर तो लिखने ही है, 5 लिखोगे तो बढ़िया है। अगला प्रश्न आ जाता है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामांकन कीजिए, ठीक है। सो यहां देखो डबल बॉन्ड OH है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 में क्या होता है? ब्यूट, ठीक। अब ब्यूट होता है और ये OOH जब लगता है तो ओइक अम्ल, सारे सिंगल बॉन्ड है, ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। IUPAC नाम क्लास 10th के आधार पर ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। फिर यहां आ जाओ, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन में क्या होता है? पेंट, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या लगता है? आइन नाम के बाद में, तो ये क्या होगा? पेंटाइन, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? बार बार रिपीट होता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये जो आमाशय है हमारा पेट, यहाँ पे जो एसिड रहता है इसकी क्या भूमिका है? देखो, हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला क्या होता है? प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, निष्क्रिय को वो सक्रिय करता है, पहला काम यह है। अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। आप कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना खा लो कहीं से, उसमें जीवाणु होंगे ही होंगे, ठीक है, होगा ही होगा।
और वो जीवाणु जो पेट में जाता है, पेट में हमारा जो एसिड है, HCl है, उसको वो नष्ट कर देता है। अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है। ठीक, अम्ल के कारण अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं। कभी कभी हड्डी खा लेते हो, कभी कोई हड्डी भी आप निकल लेते हो जाने अनजाने में, तो उसको भी वो पिघला देता है। ठीक है, जिससे इनका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया है। इसमें जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, अवकरण का मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है। यह क्रिया प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में होता है। सूर्य की प्रकाश और पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है वहां पर पर्णहरित होता है, उनकी मदद से यह क्रिया संपन्न हो पाती है। इसके फलस्वरूप पौधे CO2, H2O, ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इसमें O2 सह उत्पाद के रूप में मुक्त होता है और वो O2 हमारे लिए जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। रिएक्शन क्या है? 6CO2 + 12H2O, प्रकाश की उपस्थिति होगी और पर्णहरित की उपस्थिति होगी, फिर क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12O6, फिर H2O बनेगा और फिर क्या बनेगा? ऑक्सीजन। यह है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। सिंपल लिखा है एकदम, और इतना तो एग्जाम में लिखना ही है। इससे कम लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? हर साल आने वाला प्रश्न है। देखो, वायवीय मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, नाम से स्पष्ट है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 और जल बनता है इसमें, और इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, अतः एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर सभी जीवों में सामान्य रूप से ये पाया जाता है, जितने भी जीव है, हम भी जीव है, हमें में क्या पाया जाता है? वायवीय श्वसन। केवल कुछ पौधों, कुछ जंतुओं में या मांसपेशियों में यह होता है अवायवीय श्वसन। ठीक, ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है वायवीय श्वसन में, और इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक, ऊर्जा काफी मात्रा में निर्मुक्त होती है, जैसे कि 673 किलो कैलोरी, और इसमें बहुत कम मात्रा में निर्मुक्त होती है। ठीक, जैसे 21 से 24 किलो कैलोरी। निर्मुक्त ऊर्जा के अनुबंधन के फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP अणु प्राप्त होता है, और इसमें सिर्फ 2 ATP अणु प्राप्त होता है ओनली। तो ये अंतर है। यहां मैंने 6 लिखा है, कम से कम 4 तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पादप हार्मोन्स क्या है? ठीक है, पादप हार्मोन्स क्या है? 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन। तो यहां क्वेश्चन है, पादप हार्मोन पौधे के तने, जड़ के शीर्ष भागों पर, ठीक है, संश्लित होने वाले विशेष प्रकार के रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। ठीक, पादप हार्मोन्स पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर, ये जो हार्मोन है ना, पौधे के अन्य भागों में हर जगह अपना प्रभाव डालते हैं। ये वृद्धि, दीर्घीकरण, पुष्पन, फलों के विकास, मतलब बढ़ने के लिए, फैलने के लिए, स्थिर होने के लिए, पुष्प की वृद्धि के लिए, हर चीज के लिए उत्तरदायी होते हैं। पादप हार्मोन्स की कमी या अधिकता पौधों के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिक अम्ल, एथिलीन आदि प्रमुख पादप हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक अम्ल, एथिलीन, ये सारे हमारे क्या हैं? पादप हार्मोन है। ये मेन पादप हार्मोन है मुख्यतः। ठीक है, और भी है लेकिन ये मेन है। अगला क्वेश्चन जो हर साल आ जाता है, तंत्रिका कोशिका
न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाने के लिए। ठीक है, इसका नामांकित चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है ये चित्र, हर साल आता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कार्य क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न हो पाती है। ठीक है, ये इसका मेन कार्य है सिंपल लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? ठीक है, आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि यहां होती है। ठीक है, थायरोक्सिन में लगभग 65% आयोडीन होती है। थायरोक्सिन शरीर में ऑक्सीकारक उपापचय को नियंत्रित करके ऊर्जा उत्पन्न और उपापचय दर को बढ़ाते हैं और जीवन की रफ्तार को बनाए रखते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण, ग्लूकोज की खपत और हृदय स्पंदन की दर को भी बनाए रखता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन स्रावण कम हो जाता है। ठीक है, थायरोक्सिन स्रावण क्या होता है? कम हो जाता है। और थायरोक्सिन की कमी के कारण जड़ मानवता, मिक्सेडिमा, घेंगा ऐसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो घेंगा रोग हो रखा है। इसी कारण डॉक्टर क्या बोलते हैं? आयोडीन नमक की सलाह दी जाती है खाने को। ठीक है, मार्केट में ऐसे नमक भी मिलते हैं जो कट्टे में बिकते हैं, उनमें आयोडीन नहीं होता है, तो वो नमक नहीं खाना चाहिए। जो अच्छे नमक है जिनमें आयोडीन मेंशन किया हुआ है वही नमक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उपयोगी है। अगला प्रश्न हर साल आता है, 2023 में नहीं आया तो 2024 में ये प्रश्न जरूर आएगा, देख लेना, इस साल जरूर आएगा। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? आप जानते हो जो डीएनए होता है उसका मेन कार्य क्या होता है? जैसे मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है और मेरे बच्चा जो होगा उसकी शक्ल मुझसे मिलेगी। ठीक है ना, तो डीएनए क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ले जाता है वो। तो प्रजनन में डीएनए एक प्रतिलिपि बनती है। समान प्रकार का अभिकल्प प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि समान प्रकार का डीएनए उपलब्ध कराया जाए। अतः कोशिकाओं में डीएनए की प्रतिलिपि कॉपी तैयार करने की एक प्रक्रिया उपलब्ध होती है। इस प्रक्रिया को डीएनए प्रतिलिपिकरण कहा जाता है और यह भी उल्लेखनीय है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण हेतु कोशिकीय मशीनरी की भी आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि मौलिक रूप से जनन डीएनए का प्रतिलिपिकरण ही होता है। ठीक है, यह किताबी भाषा है, लेकिन मैंने जो बोला अपने शब्दों में उसको भी आप ऐड ऑन कर दोगे तो आपका उत्तर और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और सिंपल हो जाएगा। देखो, जो चीज आप समझते हो किताब में जो लिखा है उसको अपने शब्दों में भी लिखा करो। हर चीज रटी नहीं जाती है। ठीक है, रटी रटाई कितना रटोगे यार, है ना। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण और पर परागण में अंतर। 23 में नहीं आया था यह प्रश्न, 24 में आ सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है? ठीक है, और या फिर परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ये भी आता है। देखो, स्वपरागण क्या होता है? पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। ठीक है, तो वो स्वपरागण हुआ। पर परागण पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी तथा नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं। अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं। स्वपरागण क्या होता है? नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं और पर परागण में अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर जाए, और इसमें नर और मादा का प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागण उसी पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंच सके।
उसी पुष्प पर। पुष्प प्राय सुगंध रहित, स्वपरागण में जो पुष्प बनता है ना उसमें कोई गंध नहीं होती, अनाकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं और मकर कंद रहित होते हैं। और इसमें क्या होता है, पुष्प ठीक है गंधयुक्त होता है, आकर्षक होता है, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं और मकर कंद युक्त होते हैं। अगर मैं बात करूं तो पर परागण अच्छा है स्वपरागण की तुलना में। ठीक है, कुछ पौधे के पुष्प कभी खुलते ही नहीं है, ठीक है स्वपरागण में। और इसमें क्या होता है, इसमें हर प्रकार का पुष्प खुलता है पर परागण में। ठीक, आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप में अंतर क्या है। कितनी बार पूछा गया है। ठीक, तो देखो जीनोटाइप या जीन प्रारूपी आकारिक लक्षण में चाहे जैसा हो उसमें पाए जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्रारूपी या जीनोटाइप कहते हैं। और अगला है फिनोटाइप या समलक्षणी जीन किसी भी प्रकार की हो, यदि बाह्य रूप से समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे तो उसे समलक्षण या फिनोटाइप कहते हैं। ये इसका मुख्य अंतर है। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले टॉपिक है समजात अंग। समजात, देखो समजात और समरूप दोनों आपस में उल्टे हैं, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। विभिन्न जीवधारियों में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी मूलभूत रचना और उद्भव समान होता है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। देखो दिखने में तो वो एक जैसी होंगी लेकिन कार्य उनके अलग अलग होंगे। ठीक है, इससे इनकी बाह्य संरचना में भिन्नता आ जाती है और इन अंगों को समजात अंग कहते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रभाग। ठीक है, दिखने में ठीक है चमगादड़ की पंख आदि विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं लेकिन इनकी मूलभूत संरचना समान होती है। दिखने में ये एक जैसे है लेकिन ठीक है इनके क्रमशः ह्यूमरस, रेडियो कल्पस, पेशियां एवं तंत्रियां पाई जाती है। इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से होती है। ठीक है, ये देखो आप, ये चमगादड़ है और ये सील है। ठीक है, आप इसका ये शेप देखो और इसका ये शेप देखो, ठीक है बिल्कुल सेम है। फिर यहाँ पर देखो ये समजात अंग के उदाहरण है, ये सिंह है, ये चिंपांजी है और ये मनुष्य है। सारे शेप देखो अंदर से सेम है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए समजात अंग हो गए। अब समवृत्ति अंग क्या हो गया, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल रचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ की पंख, देखो इन ये दिखने में एक जैसे अलग अलग है लेकिन कार्य सबका सेम हुआ है, क्या है उड़ना। अगला क्वेश्चन है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, और ये हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल आता है, इस साल भी आया था। ठीक है, हर साल आता है। तो देखो सिंपल सी मैं बात बताऊं, ये चित्र देखो, ये पुरुष है और ये महिला है। महिला और पुरुष दोनों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े, जिनमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं पुरुष में भी और महिला में भी। ठीक है, दोनों में सेम टू सेम होंगे 22 जोड़े गुणसूत्र। फर्क सिर्फ दोनों में एक एक जोड़े गुणसूत्र का होता है और उसी के लिए मनुष्य, मानव और मतलब मानव में नर और मादा अलग अलग है। ठीक है, तो वो जो गुणसूत्र है पुरुष में पाया जाता है XY और महिला में पाया जाता है XX। ठीक है, जब महिला का X, महिला का तो X ही है और पुरुष का Y मिलता है, ठीक है, तो क्या बनता है, एक बॉय पैदा होता है, एक लड़का होता है। जब महिला का X और पुरुष का X मिलता है सेम टू सेम तो क्या पैदा होती है, लड़की, गर्ल। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। अगला प्रश्न है लेंस का सूत्र लिखिए। देखो लेंस बोला है तो लेंस के लिए माइनस होता है 1/f बराबर जो होता है 1/v माइनस 1/u होता है, ये लेंस का है।
अगर यही चीज अगर आपसे दर्पण के लिए बोल देता, ठीक है, जैसे ही दर्पण के लिए बोलेगा माइनस की जगह प्लस आ जाता। ठीक, एफ क्या है? फोकस दूरी। यू क्या है? वस्तु से लेंस की दूरी। और वी क्या है? प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और हर साल आने वाला प्रश्न है। हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है एनसीईआरटी से, और इस पर तो मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है। 5 नंबर में आएगा ही आएगा 100%, हर साल आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे? 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, कोई वस्तु है, ठीक है, उसका साइज दे रखा है। तो मैं लिख भी लेता हूं एक साइड से, दिया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और लिखते भी रहेंगे क्या क्या दे रखा है। दिया है साइज, मतलब वस्तु के साइज को हम एच से दर्शाते हैं। 7 सेंटीमीटर दे रखा है का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, दर्पण बोला, दर्पण शुद्ध लगाना है, ठीक है, लेंस बोलता तो लेंस शुद्ध लगाते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। यहाँ माइनस दिया नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा माइनस में, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। तो फोकस दूरी को एफ माइनस पे लेना पड़ेगा। अवतल दर्पण है ना 18 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। जो वस्तु रखी गई लेंस के सामने रखी गई है कितनी दूरी पर? 27 सेंटीमीटर। वस्तु की लेंस से दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, अभी आपने देखा था। और यू हमेशा नेगेटिव में ही लिया जाता है, हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखो। कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे, ठीक है, भी निकालना है। तो वस्तु का फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज, प्रकृति का और प्रकृति ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो यहां देखो दर्पण बोला है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक, ये होता है। आगे हल कर दे। f का मान क्या दे रखे? f का मान दे रखे माइनस के 18, v हमें निकालनी है और u हमें दे रखा है माइनस के 27। माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक, ये माइनस का है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? प्लस का। ठीक, और लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? 18 का 18, 18 दूनी 27 है ना, 27 और 18 का लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 27 दूनी 54, 2 एक कम 2, 18 दिया 54, 8 सत्ते 54, 3 एक कम 3, ठीक, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1। कैलकुलेशन सही है ना? ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे, v एक कम v और ये आ जाएगा 54। तो v का मान आ गया 54 सेंटीमीटर। माइनस का, माइनस क्या आया है? माइनस चलिए ये बताता है जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ना वो सामने ही होगी, ठीक है, और प्लस साइन क्या बताता है? पीछे होगी। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? जो हमसे क्या पूछा था, कितनी दूरी पर रखें कि किसी पर्दे को रखना है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखें? तो दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है, लेकिन सामने रखना है दर्पण के, दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ये पहला आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद हमें निकालना है इसके लिए, हाँ, आवर्धन निकालना है। दर्पण है, आवर्धन निकालना है। आवर्धन m बराबर होता है h'/h माइनस के b/u। ये आवर्धन का सूत्र होता है दर्पण के लिए। अगर लेंस होता तो यह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता। ठीक, m हमें दिया नहीं है तो h' हमें निकालने के लिए बोला है प्रश्न में, और h हमें दे रखा है कितना? 7। v का मान है माइनस के 54, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और u का मान है माइनस के 27। 27 दूनी 54 नेगेटिव में,
h बट्टे 7 माइनस के 2, 7 दूनी 14। जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुना होगा। ये 7 था, बिंब की ऊंचाई 7 थी और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। नेगेटिव है यानी कि उल्टा बनेगा, पॉजिटिव होता तो सीधा बनता। ठीक है, तो प्रकृति हम लिखेंगे, इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखो 14 आया है ना, नेगेटिव बस ये बता रहा है उल्टा या सीधा। ये 7 था, ये 14, प्रतिबिंब बड़ा, उससे बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा तथा वास्तविक। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता माइनस के 2 डायोप्टर है। अगर लेंस की क्षमता माइनस में है तो ये समझ जाना कि ये भैया अवतल लेंस है। अगर पॉजिटिव होता तो उत्तल लेंस होता, पॉजिटिव उत्तल लेंस का होता है फोकस। ठीक है, ये ध्यान रखना। फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ लेंस की क्षमता P बराबर माइनस के 2 डायोप्टर। ठीक है, और हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? 1/P, 1/P मीटर में लेते हैं जब। ठीक है, सेंटीमीटर में लोगे तो 100/P। अगर सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर में निकाल देते। P का मान कितना है? 2, माइनस का काटोगे 50, तो माइनस के 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी होगी? माइनस के 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिख रहे हैं हम, तो F आ जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछता है इसकी प्रकृति क्या होगी तो आप लिखते ये होगा अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में है। ठीक है, फोकस दूरी नेगेटिव किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। ठीक, ये प्रश्न हो गया आराम से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई डॉक्टर 1.5 डायमीटर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो उत्तल और अवतल को चेंज करके दे दिया, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर एक बदलाव आया है, प्लस है ना। हमें लेंस की क्षमता P दे रखा है 1.5, 1.5 दे रखा है, प्लस में है यानी कि उत्तल लेंस होगा, ये मुझे पता लग चुका है। ठीक है, हमसे क्या बोला? फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, आप जानते हैं फोकस दूरी बराबर क्या होता है? F बराबर 1/P होता है। अगर आप मीटर में लोगे, मीटर में ही लेते, P का मान है 1.5, पॉइंट हटा, ऊपर 0 आ गया, 5×15, 5×10, F का मान आ गया 2/3, यही छोड़ देते हैं, 2/3 मीटर। ठीक है, लेकिन चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है, फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा। यह उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस को ही ना, उत्तल लेंस को ही हम अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये कैसा लेंस होगा? अपसारी लेंस। और अभिसारी किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। ठीक है, नाम के साथ खिला गया बस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें।
मोतियाबिंद क्या है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, मोतियाबिंद क्या है? तो मोतियाबिंद आंखों का एक रोग है, एक सामान्य रोग है। प्राय 55 की आयु से अधिक के लोगों में मोतियाबिंद होता है, किंतु युवा पीढ़ी भी इससे प्रतिरक्षित नहीं है। मोतियाबिंद जो बीमारी है ना, आंखों की बीमारी है, और यह बीमारी बुढ़े लोगों में ज्यादा होती है। लेकिन आजकल के समय में खान पान इतना खराब हो रखा है, दिनचर्या हमारी इतनी खराब हो रखी है कि ये बीमारी अब युवा पीढ़ी में, बच्चों में भी होने लगी है। ठीक है, मोतियाबिंद के कारण नेत्र लेंस की अपनी पारदर्शिता खो देता है और अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। हमें धुंधला धुंधला दिखता है, दृष्टि पटल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता एवं धीरे धीरे दृष्टि में कमी अंधता के बिंदु तक पहुंच जाती है, और ज्यादातर लोगों में अंतिम परिणाम धुंधलापन एवं विकृत दृष्टि हो जाती है। उनको धुंधला धुंधला दिखता है, कभी कभी देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद का निश्चित कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। शल्य चिकित्सा के द्वारा एकमात्र इसका इलाज है, सर्जरी के द्वारा ही इसका इलाज किया जाता है, शल्य चिकित्सा। ठीक है, ऑपरेशन, बाकी कोई इसका दूसरा इलाज नहीं है। ठीक है, अगर आपको दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, तो आपको लेंस लगा देते, चश्मा लगा देते। लेकिन अगर आपको मोतियाबिंद हुआ है तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा उपचार नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता लेंस की आवश्यकता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। आवश्यक लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, होमवर्क है। ठीक है, दूर के लिए ये वाला, ठीक है, लेंस की क्षमता P दे रखा है, माइनस का 5.5। ठीक है, डायोप्टर आपको क्या निकालना, फोकस दूरी, अभी मैंने कराया था। और निकट वाले के लिए P क्या दे रखा है, 1.5, अभी ये वाला किया भी है। ठीक है, आपको क्या निकालना, फोकस दूरी। तो ये काम खुद कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। कह रहे प्रतिरोध का श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। और इसका डेरिवेशन भी आ जाता है कभी कभी, तो इसका डेरिवेशन को मैंने अलग से वीडियो में बना रखा है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इस पर आधारित प्रश्न न्यूमेरिकल भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो ये डेरिवेशन नहीं आएगा, अगर डेरिवेशन आ रहा है तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन दोनों में से एक जरूर आएगा। ठीक है, ये ध्यान जान लो। श्रेणी क्रम क्या होता है, जब प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध का ये एक सिरा है और ये एक सिरा है, ये दूसरा प्रतिरोध, इसका सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका ये वाला सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध, यहाँ 3 प्रतिरोध मैंने लिए हैं, तीनों प्रतिरोध आपस में एक का सिरा दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहां लिखा हुआ है, देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरे से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यही लिखा हुआ है, पहले सिरे से जोड़ देते हैं और आगे भी प्रतिरोध को इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तो प्रतिरोध के इस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और फिर ये चित्र आपको बना देना है। ठीक, डेरिवेशन नहीं बोला है तो डेरिवेशन हम कर नहीं रहे, और डेरिवेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर आप लिखोगे ना प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, और आगे चैनल का नाम लिख देना मैथमेटिक एनालिसिस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी टॉप पर, देख लेना। बहुत ही आसान वे में समझाया है, लेकिन कॉपी में समझाया है, देख लेना वीडियो। समांतर क्या होता है, एक के नीचे एक, देखो यह R1 प्रतिरोध है, उसके नीचे दूसरा प्रतिरोध है, उसके नीचे तीसरा प्रतिरोध है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध एक सिरे को एक बिंदु A से और दूसरे बिंदु को B से जोड़ देते हैं, और सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं, और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ देते हैं। देखो
ये पहला प्रतिरोध है, इसका सिरा यहाँ जोड़ दिया, ये दूसरा प्रतिरोध, इसका सिरा यहाँ जोड़ दिया, तीसरा प्रतिरोध है, इसका सिरा यहाँ जोड़ दिया, इसके वाले को यहाँ जोड़ दिया, इसके वाले को यहाँ जोड़ दिया, इसके वाले को यहाँ, तीन है तो तीन दिखा रहे हैं, चौथा होता तो ये कर देता मैं, ठीक है, यहाँ R4 हो जाता। तो एक के नीचे एक जगह ऐसे होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। अब आपको मैं बताऊं, आपके घरों में जो ये लाइट, पंखा, कूलर, फ्रिज सब चल रहा है, कनेक्शन है, ये किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में लगाओ, मैं आपको श्रेणी क्रम को उदाहरण देता हूँ। श्रेणी क्रम में जब शादी जब होता है तो तार आता है, तार में जब क्या होता है, झालर लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे कट कट होता है ना, यहाँ तो बांध बांध के झालर लगाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो एक साथ सारे झालर चल जाते हैं, और बंद करते हैं तो एक साथ सारा बंद हो जाता है, ठीक है। जब शादी घर पे होती है, जनरेटर से चलता है, कुछ से भी चलता है, जब चलेगा तो सारा कुछ चलने लगता है, बंद होगा तो सारा कुछ बंद हो जाता है जो घर के बाहर लगा है, ऐसा होता है ना। और घरों में कैसा होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, आपकी मर्जी, आप पंखा चलाना हो पंखा चला लो, लाइट चलाना है लाइट चला लो, तो समांतर क्रम में यह सुविधा होती है। तो बेस्ट कौन सा है, समांतर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार जानदार, क्या है, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5.5 किलोवाट है, इसे 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन तक कार्य किया गया, कितने यूनिट, यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा व्यय हुई, इसका मान जूल में भी व्यक्त कीजिए। और ये क्वेश्चन 2013, 14, 18 सेम यही क्वेश्चन आया है, सेम यही डिक्टो, कोई बदलाव नहीं हुआ इसमें, यही 3 बार आ गया है और आता ही है ये क्वेश्चन हर साल, इस टाइप का हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो देखो गाइस, मैं भी यार क्या करूँ, ये देखो ये सारा कुछ करा दिया था और बाद में देखा कि मैंने रिकॉर्ड करना ही भूल गया, ये सब कुछ करा दिया और फिर बाद में मैं इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया। देखो ये सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, और बाद में जब देख रहा हूँ कि यार रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, क्या ही बताएं यार। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन तो कर ही लिया है, अब मैं बता देता हूँ क्या करें। क्वेश्चन पढ़ लिया था हमने, हमें दिया हुआ है, देखो किलोवाट है तो हमें क्या शक्ति दे रखी थी, शक्ति को पी से दर्शाते हैं, ये 7.5 दे रखा था। फिर हमें 8 घंटा, घंटा हमें 8 दे रखा था और दिन हमें 15 दे रखे थे। ओके, ये सारा कैलकुलेशन वगैरह किया था, सब गया। देखो विद्युत व्यय ऊर्जा का निकालें तो सूत्र याद रखो, किलोवाट घंटा गुणा दिन। किलोवाट हमें दे रखा है मतलब शक्ति, तो यहाँ पर आप किलोवाट की जगह शक्ति, घंटा और दिन, ये याद रखो। तो किलोवाट की जगह 7.5 और घंटे की जगह 8 और दिन की जगह 15 हमने रखा। 15 गुणा 8 120 होता है। 120 को जब हमने 7.5 से गुणा किया, यहाँ देखो मैंने गुणा भी किया था, ठीक है, तो कितना है 9000, 9000 आ गया। 9000 को मैं लिख सकता हूँ, 9 के पीछे कितने जीरो है 3, तो 9 गुणा 10 की घात 3। ठीक, अब इस प्रश्न में ये बोला था कि जूल में व्यक्त कीजिए, तो जूल में अगर आपको निकालना है तो जूल में निकालने के लिए आपको गुणा करना होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 से, गुणा कर दिया तो 3.6 को 9 से जब हम गुणा करेंगे तो 32.4 आ जाएगा, और 10 की घात 3 10 की घात 6 गुणा में घातें जुड़ती है तो 6 और 3 9 हो जाएंगी, ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में हर साल आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट छाट के करा रखे न्यूमेरिकल, उनको जरूर देख लेना। ठीक है, बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने कर ही दिया था, क्या करें यार, रिकॉर्ड करने ही भूल गया था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट के मेन से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बल्ब की प्रतिरोध की भी गणना कीजिए। और देखो कितनी बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन को, है ना, कितनी बार पूछा गया। अब सबसे पहले देखो हमें दिया क्या हुआ है, 250 वी का मतलब वोल्ट, यानी कि हमें विभवांतर दे रखा है, विभवांतर वी दे रखा है 250 वोल्ट।
200 डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाट, वाट मतलब शक्ति, शक्ति को हम पी से दर्शाते हैं, वो दे रखा है पी। हमें क्या निकालना है? अधिकतम धारा, धारा का मतलब आई, ठीक है, करंट। और क्या निकालना? प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम दिखाते हैं आर से, ठीक। तो देखो फिजिक्स में क्या होता है, एक चीज निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं, लेकिन आपको वही सूत्र लगाना होता है जो दिया है और जो निकालना है, उनके बीच में क्या संबंध बन पा रहा है। तो देखो दोस्त, हम जानते हैं कि P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई, वोडाफोन इंडिया नहीं, वी आई, वोल्टेज और धारा। तो I बराबर ये V गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। P का मान क्या है? P का मान 200 और V का मान 250। 0 से 0 काटा, 200 तो 20 बट्टे 25, 5 बचे 25, 5 के 20, 5 से भाग दिया, 0.8 आ गया। तो I का मान क्या आएगा? 0.8 एम्पियर, पहला आंसर। फिर ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो हमें R का मान निकालना है, ये I गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V बट्टे I। फिर हम क्या करेंगे? देखो V का मान कितना है? V का मान है 250, तो ये मैंने 250 रख दिया V की जगह पर। और I का मान क्या है? 4 बट्टे 5 आया था, मैंने ये रख दिया 4 बट्टे 5। ये बट्टे का 5 कहाँ आ गया? ऊपर, और ये नीचे वाला ऊपर आ जाता है। और ये 25 पंजे 125, पीछे से 0, 4 से भाग देंगे, 1250 को जब हम 4 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 312.5। तो 312.5 हमारा हमें प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखे, कॉपी में आराम से सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्मी ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोगैस, पवन ऊर्जा, ये सब आते हैं। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन क्या होता है? जैसे वनस्पति के अवशेष समय बीतने के साथ कुछ ताप और उच्च दाब की अवस्था में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधन के रूप में बदल गए, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये जीवाश्म ईंधन है। कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाने, बदलते चले गए, और इस प्रकार के ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्मी गैस के क्या है? उदाहरण है। तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है? इन विद्युत संयंत्रों में ईंधन का दहन करके ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और इस ऊष्मीय ऊर्जा से जल को उबालकर भाप बनाई जाती है, और यह भाप टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो टरबाइन वो घूमती है ना, घूमने के बाद क्या बनती है? करंट ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा बनती है। जल विद्युत संयंत्र क्या होता है? इसमें बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, और नीचे टरबाइन होती है, बहती हुई जल गिरती है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन यूं यूं घूमने लगता है, उससे क्या बनता है? विद्युत ऊर्जा बनती है। टरबाइन को घुमाने में किया जाता है, और इस प्रकार जल की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, और यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस, जब गोबर, फसल अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट, वाहित मल आदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस प्राप्त होती है, इसे गोबर गैस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें आपका सौर ऊर्जा आ जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सौर ऊर्जा, ये नाभिकीय ऊर्जा है, जैसे एटम बम, परमाणु बम। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के भीतरी भाग में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशालतम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जो देखो एटम बम बनता है, उसको हम ऐसे जब फेंकते हैं तो उसका विखंडन होता है, और प्रचुर मात्रा में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और उससे क्या होता है? विध्वंस होता है।
समुद्रों में ऊर्जा, समुद्री में देखो ये ज्वारीय ऊर्जा हो गया, सागरीय ताप ऊर्जा हो गया, ठीक है, लहरों की ऊर्जा हो गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखो कितनी बार आ रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने ढेर सारे करा रखे हैं, जिसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, उनको जरूर देख लेना। इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ जानबूझकर, मैं चाहता हूँ जो मैंने वीडियो बना रखे उसको जाके आप एक बार देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इतने शानदार शानदार और इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन करा रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक, उनको जाके जरूर देख लेना। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन आप बार बार लाते रहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपना नाम जरूर लिख के बता दें कॉमेंट में ताकि मुझे याद रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कब तक डाल दूं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।